सभी बच्चे कॉपी पेन जरूर अपने साथ लेके बैठें। ओके मैम। नहीं यार इसको कहाँ लिया? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ रौनक सर। देना एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी हाँ जी। मैम मैं सबको बोलो प्लीज जरा अपना स्पीकर म्यूट कर लें प्लीज। हाँ सब रौनक सर। रौनक सर। मैडम आपको छोड़ के बाकी सारे लोगों को म्यूट कर दिया गया है। अच्छा अच्छा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ जी, आप लोगों को सर इस मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? मैम दिखाई दे रहा है टेक्सटाइल फाइबर प्रॉपर्टी। सर स्क्रीन दिखाई दे रही है? दे रही है मैम, टेक्सटाइल फाइबर प्रॉपर्टीज। हाँ हाँ, फाइबर प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए देखिए, हमने अभी पिछले अपने जो 2 दिन के सेशन थे उसमें टेक्सटाइल फाइबर के बारे में पढ़ा था। टेक्सटाइल फाइबर हमारे अपैरल सेक्टर में जो बेसिकली गारमेंट कंस्ट्रक्शन की फील्ड के लोग हैं उनको जानना इसलिए भी जरूरी है। मैंने उसमें बताया था कि आप पहली चीज तो ओकेजन कौन सा है और यूटिलिटी क्या है, उस अकॉर्डिंग अपने फैब्रिक का चयन करेंगे। दूसरी बात, आपको उसमें कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाना है वो भी तभी पता चल पाएगा। उनका केयर और स्टोरेज कैसे करना है वो भी फाइबर से पता चल पाएगा। तो हम इसी क्रम में आगे अब बढ़ रहे हैं। जो नेक्स्ट हमारा सिल्क फाइबर की तरफ। पिछली 2 क्लासेस में हमने सबसे पहले पढ़ा था फाइबर क्या होता है और टेक्सटाइल फाइबर क्या होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि क्या इनका पॉलीमराइजेशन क्या है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इनका किस तरीके से है, और क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स में हमने थोड़ा समझा था कि वेजिटेबल नेचुरल फाइबर्स, उसके क्लासिफिकेशन जिसमें कि हमारा वेजिटेबल था, मिनरल था और एनिमल था। वेजिटेबल में भी हमने अलग अलग, जैसे सेलुलोज फाइबर्स के भी जो आपको सीड हेयर से मिलते हैं, उसके अलावा जो आपको तने से मिलते हैं, उसके तने के बाद में आपको पत्तियों से मिलते हैं, और पत्तियों के बाद में आपको जो कहते हैं नट की छाल से मिलते हैं, जैसे नारियल का रेशा है, कोयर है। मैं बीच बीच में देख रही हूँ हैंड रेज किया हुआ है। सो किसी की जो भी क्वेरीज हैं, जो भी कुछ हैं, आप लोग चैट बॉक्स में लिखते जाइए, उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। और आज मैंने स्लाइड पे स्टार्टिंग में अपना फोन नंबर भी मेंशन किया है, तो जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि अनआंसर्ड रह जाएंगे इस सेशन में, आप लोग मुझे टेक्स्ट करिएगा एंड डेफिनेटली मैं उनका आंसर आप लोगों को दूंगी। उसके बाद में हम जैसे आगे बढ़ते हैं, हमने एनिमल फाइबर, जो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, लाइक आपका वूल है, लाइक आपका सिल्क है, इनके बारे में हमने समझा। फिर मैनमेड फाइबर की तरफ गए। एक तो रीजनरेटेड है जैसा कि आपका रेयन है, उसके अलावा आगे हम नायलॉन वगैरह हैं, उनके बारे में क्लासिफिकेशन को हमने समझा था। तो इसी कड़ी में मैंने आपको सेपरेट इनकी जब मैं प्रॉपर्टीज आपको समझा रही थी, तो मैंने प्रॉपर्टीज में आपको कहाँ का क्या बताया था। सेलुलोज कंप्लीट हमारा हो चुका था, और एनिमल फाइबर में केवल हमने लास्ट क्लास में वूल कंप्लीट किया था। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, टेक्सटाइल फाइबर प्रॉपर्टीज की कड़ी है, इसी में आज हमारा चल रहा है। नेचुरल फाइबर्स में हम समझेंगे एनिमल फाइबर सिल्क के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस, प्रयोग। इसी में आगे हम बढ़ेंगे मिनरल फाइबर जो नेचर से मिला है, एस्बेस्टस, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस। मैनमेड फाइबर की तरफ हम जाएंगे, रीजनरेटेड फाइबर आपका जो रेयन है उसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस। सिंथेटिक फाइबर में आपका नायलॉन है, उसकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। उसके अलावा आपका सिंथेटिक फाइबर्स में दूसरा है स्पैंडेक्स, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। मैंने आपको मैनमेड फाइबर्स में ये जो नायलॉन और स्पैंडेक्स हैं जो कि सिंथेटिक हैं, उनको मैंने आपको थोड़ा डिटेल में यहाँ पे सेशन में हम समझाएंगे, और जो अदर सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो आज इस सेशन में हम ब्रीफली कवर कर पाएंगे। ओके, सो आई होप आज आप लोगों को वॉइस सबको ठीक से आ रही होगी। जी मैडम, आज वॉइस बिल्कुल क्लियर है। ओके, चलिए अब हम सिल्क की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला अपना जो टॉपिक आज का है हमारा
एनिमल फाइबर, है ना। एनिमल फाइबर सिल्क जो है ये बेसिकली आपको जैसे हमने बताया एनिमल फाइबर जो थे वो कौन से थे, प्रोटीन फाइबर। जैसे कि वूल प्रोटीन फाइबर था, ये भी प्रोटीन फाइबर है, सिल्क भी प्रोटीन फाइबर है। सिल्क यूज इन फैब्रिक वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन एंशिएंट चाइना। देखिए सबसे पहले जो सिल्क डेवलप किया गया था ये एंशिएंट चाइना में डेवलप किया गया था। अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो शायद से लगभग 3000 वर्षों पूर्व की बात हो रही है। जब चाइना में ये डेवलप किया गया तो बहुत सालों तक तो चाइना ने इसके प्रोसेस को ही बाकी पूरी कंट्री से छुपा, बाकी पूरे ऑल ओवर जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड था उससे छुपा के रखा कि प्रोसेस किस तरीके से होता है, सिल्क एक्चुअली बनता कैसे है। और आज भी पूरे वर्ल्ड का जो मार्केट है उसमें चाइना का ही होल्ड है सिल्क को लेके, प्योर सिल्क को लेके जो बात हो रही है। सिल्क इज नेचुरल प्रोटीन फाइबर, ये प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है। द प्रोटीन फाइबर ऑफ सिल्क इज कंपोज्ड मेनली ऑफ फाइब्रोइन एंड इट्स प्रोड्यूस्ड बाय सेरेटिन इंसेक्ट लार्वे टू फॉर्म कोकून्स। देखिए ये जो है, ये जो आपको व्हाइट यहाँ दिख रहा है बड़ा सारा, ये चीज है कोकून। सिल्क का जो कीड़ा है ये एक्चुअली सिल्क का एक कीड़ा है जो कि ये कैटरपिलर की तरह आपको साइड में यहाँ दिख रहा है, ये कैटरपिलर की तरह है। तो इससे जब ये कैटरपिलर के रूप में होता है, सिल्क के कीड़े का जो एक्चुअली लाइफ साइकिल है ट्रेनीज, वो लाइफ साइकिल आई थिंक मतलब अराउंड अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स है ना। और 2 मंथ्स में क्या होता है कि वो रेशा भी बन जाता है और उसके बाद में उसका लाइफ साइकिल खत्म भी हो जाता है। इसके लिए जो पाला जाता है इसको, इसकी जो सबसे पहले शहतूत की खेती की जाती है, क्योंकि ये जो शहतूत है मलबरी है, मलबेरी पे बेस्ट क्वालिटी का जो इस पे जो कीड़े लगेंगे उस पे सबसे बेस्ट क्वालिटी का सिल्क फाउंड किया जाता है। तो इसमें the best known silk is obtained from the cocoons of the larvae of the mulberry silkworm Bombyx mori reared in captivity. The shimmering appearance of silk is due to the triangular prism-like structure of the silk fiber, which allows silk cloth to refract in incoming light at different angles, thus producing different colors. जो silk है, silk में क्या है, silk fiber के अंदर आपका ये जो रेशम का कीड़ा है ये सबसे पहले क्या करता है, शहतूत की पत्तियों को जो कैटरपिलर है ये पूरी तरीके से खाता है। इसका बेसिकली तो ये क्या है, सेलुलोज ही तो है ये पत्तियां जो, तो वो पूरा सेलुलोज से रिलेटेड जो लीव्स हैं उनको अच्छे से खाएगा। पूरा खाने के बाद में क्या होता है कि ये जो कीड़े हैं ये अपने जो पेट भरने के बाद में इनके जो 2 छिद्र बने होते हैं उससे ये ना इसका जो लिक्विड है वो निकलने लग जाता है। और लिक्विड जो निकलते हैं लार फॉर्म में निकलती है, वो लार मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके लार क्या करती है, उसका रेशे का रूप लेने लग जाती है वो जो लार है। अब जब वो रेशे का रूप लेने लगी है यहाँ से, तो स्लोली स्लोली ये देखिए आप सेकंड पिक्चर में बीच में दिखाया, ये इस कैटरपिलर के चारों तरफ लपेटने लग जाती है और कोकून बन जाता है। इसका एक सुरक्षा कवच जैसा समझ लीजिए आप, वो बन जाता है इसमें, और वो पूरा बनते 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 कंप्लीट इस तरीके के फॉर्म में आ जाता है। और ये होता तभी है जब ये शहतूत की पत्तियां खाना कैटरपिलर बंद कर देगा, उसके बाद में ये रेशा बनाना वो स्टार्ट कर देता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इस रेशे के बनने के बाद में जैसे कोकून कंप्लीट बन गया, कोकून के बाद में क्या होता है, इन्हें गरम गरम पानी में बॉईल किया जाता है कंप्लीट बनने के बाद में, और जो कि कोकून कंप्लीट होने के मतलब विद इन 5-6 डेज ही किया जाता है, क्योंकि अगर उससे ज्यादा इसको छोड़ दिया जाएगा तो ये पूरा कंप्लीट जो एडल्ट इंसेक्ट है, मॉथ है, उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। तब ये कोकून से जो हाई क्वालिटी का जो सबसे एक्सपेंसिव सिल्क हम बनाते हैं, प्राप्त करते हैं, वो फिर प्राप्त नहीं किया जाएगा। ये डैमेज्ड कोकून बिल्कुल भी जो नहीं होता है, उससे सबसे हाई क्वालिटी का सिल्क अचीव होता है, जिसे कि आप रियल सिल्क के नाम से जाना जाता है। इस कोकून के उसको जैसे गर्म बॉइल्ड वाटर में रखा और उसके बाद में ये अंदर का कीड़ा अपने आप मर जाता है, और फिर तुरंत थोड़े से ठंडे पानी में डाल के हल्के से ब्रश से रगड़ के इसका जो एंड है, छोर, वो निकाल के उसको कंटिन्यू रील पे लपेट लिया जाता है। और रील पे लपेटने के बाद जो सिल्क मिला, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का फर्स्ट सिल्क है, राइट। उसके बाद में अब सेकेंड सिल्क स्पन सिल्क है। सेकेंड सिल्क कौन सा सिल्क है? अभी क्या हुआ, जो जिससे कोकून जिसको ये इस तरीके से सेफली कोकून रह गया, उससे तो बेस्ट क्वालिटी का, लेकिन
अगर मान लीजिए वो डैमेज हो गया, टूट गया बीच में, तो उसके बाद जो छोर बहुत सारे टूट गए, क्योंकि इस कोकून से तो कौन सा फाइबर मिलेगा, फिलामेंट, लेकिन जब टूट जाएगा तो वो फिलामेंट ना रह के कहाँ हो जाता है, उसकी लंबाई हो जाती है कम। तो फिर नेक्स्ट जो है वो आपका जो स्पन है, वो स्पन सिल्क आपको मिलेगा। और उसके बाद में ये तो दोनों जो सिल्क थे जो मैंने अभी आपसे चर्चा की, ये सिल्क हैं आपके सिल्क जो है वो कल्टीवेटेड सिल्क है। अब इसके बाद में नेक्स्ट सिल्क की जो आई, वो जो कीड़े हैं वो शहतूत के पत्ते नहीं खाएंगे, वो आक के पत्ते खाएंगे। और उसके बाद में जो उनके लार्वा निकलेगी, और उससे जो लार्वा के बाद में जो ये कैटरपिलर से लार निकली है, उससे जो सिल्क बनेगा वो फिर आपका वाइल्ड सिल्क है। और वाइल्ड सिल्क के बाद में एक और क्वालिटी है इसकी, नॉयल सिल्क। नॉयल सिल्क कौन सा सिल्क है कि जो बिल्कुल स्पन यार्न के बाद भी, वो स्पन सिल्क के बाद भी जो बहुत छोटे छोटे रेशे बन जाएंगे, उनको बटाई करके जो सिल्क फॉर्म किया जाएगा, वो आपका नॉयल सिल्क है, जो कि बहुत कम चमक होती है, डल होता है, रफ होता है। तो ये है सिल्क, जो मैंने आपको थोड़ा सा समझाया कि किस तरीके से कैटरपिलर से कोकून बना, कोकून से आपने फिलामेंट सिल्क मिला आपको। और जरूरी नहीं है फिलामेंट सिल्क है तो ही हम उसको रेशे में काम कर लेंगे, यदि ये कोकून टूट भी जाता है बीच में तो हम फिर उसको स्टेपल फॉर्म में मिल गया तो वो सिल्क भी काम में आ जाएगी। लेकिन फिर क्या है, वो जो थोड़ा सा फाइन ना रह के वो हल्की क्वालिटी में आ जाएगी। और नो डाउट उससे रिलेटेड जो गारमेंट बनेंगे वो कम अमाउंट के होंगे, कम पैसों के होंगे, वो थोड़े से सस्ते होंगे। चलिए हम नेक्स्ट आगे सिल्क की प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। जो सिल्क है, ये जो इसका प्रोटीन है, ये 95% फाइब्रिन एंड सेरेसिन है, इससे बना होता है। ये जो 95% जो फाइब्रिन और सेरेसिन है, ये सेरेसिन एक प्रकार की गोंद है, क्योंकि फाइब्रिन प्रोटीन है, क्योंकि दोनों कैटरपिलर के दोनों तरफ छिद्र होते हैं आगे, तो दोनों तरफ जो छिद्र से लार निकल रही है, वो दो आपस में जो चिपकाने के लिए एक रेशा बनेगा, उसके लिए ये गोंद होती है। तो ये आपका, और बाकी जो है वो इम्प्योरिटीज होती है, ऐश है, वैक्स है, एक्सेट्रा। प्रोटीन फाइब्रोइन इन 2 ट्रायंगुलर फिलामेंट। जो प्रोटीन फाइब्रोइन है, ये 2 ट्रायंगुलर फिलामेंट के रूप में है जो आपस में जुड़ते हैं। हम अगर इनकी लंबाई की बात करते हैं सिल्क के रेशे की, तो सिल्क की रेशे की लंबाई 1200 फीट से 4000 फीट तक की लंबी होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं, उस नेचुरल फाइबर में सिल्क अकेला एक ऐसा फाइबर है जो कि फिलामेंट फाइबर है, जो कि अविरल लंबाई का फाइबर है। ठीक है, उसके बाद में सिल्क की आप लस्टर देखते हैं, सिल्क कितना मतलब अद्भुत लस्टर, अद्भुत चमक सिल्क की, और इसके अंदर इसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती है। सिल्क के अंदर क्या है, इसका जो ड्रेप है बहुत अच्छा आता है। ये बेसिकली जो नेचर से हमें मिलती है, जो आपका कल्टीवेटेड सिल्क है, वो ऑफ वाइट कलर की हुई मिलती है कल्टीवेटेड सिल्क, जो कि शहतूत की पत्तियों को खाया जिन्होंने कीड़े ने, और फिर जो लार निकल के रेशे बने, वो आपकी ऑफ वाइट कलर की है। लेकिन जो वाइट सिल्क है, जो आग या दूसरी पत्तियों को खाते हैं कीड़े, वो हल्की सी ब्राउन, थोड़ी सी भूरे रंग की आपको मिलती है। ये जो अपना सिल्क का फाइबर है, ये एक तो सबसे पतला फाइबर है, सबसे पतला, और उसके पतला होने के बावजूद भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत फाइबर है। ठीक है, इसके अंदर इलास्टिसिटी अच्छी होती है, प्रत्यास्थता बहुत अच्छी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इजीली मुड़ जाता है ना, और शेयर है, लाइट वेट फैब्रिक आप इनसे बन सकते हो। हीट कंडक्टिविटी बैड होती है इसके अंदर का जो तापमान है वो रेशो को पार करके बिल्कुल कूल नहीं कर सकता बॉडी को, तो ये क्या करेगा, आपको विंटर वेयर के लिए बहुत अच्छा रहता है। और क्रीज रेजिस्टेंस इसमें बहुत अच्छा होता है। सिल्क के जो गारमेंट है वो ऊन की तरह, आप उसको अगर मुट्ठी में ले लेते हैं, क्रश कर लेते हैं और वापस छोड़ते हैं, तो आप वो क्या करते हैं, अपनी जो नेचुरल जो उसकी स्टेज पहले वाली थी वो उसको वापस मिल जाती है। इसके बाद में अभी अगर हम बात करें हैं एब्रेशन रेसिस्टेंस जो है, घर्षण का प्रभाव, वो इसमें लो होता है। इसके रीजन से आप देखेंगे कि आप इसको ड्राई क्लीन किया जाता है ज्यादातर।
इसको आप होम जो ब्रश से नॉर्मली रगड़ के साफ करना है, वो सिल्क के लिए प्रेफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि रगड़ से उसके रेशे घर्षण से टूट जाते हैं, इसलिए फ्रिक्शन से टूट जाते हैं। इसके लिए नॉर्मल श्रिंकेज, washability, dry cleaning, normal shrinkage on washing which is usually restored by iron. ड्राई क्लीनिंग होती है सिल्क के गारमेंट्स की और इसमें नॉर्मल श्रिंकेज आ जाता है आफ्टर वॉशिंग, लेकिन जब आप उसको वापस से आयरन करेंगे तो ये अपने पुराने फॉर्म में, पुरानी शेप में वापस आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें कि इसको आयरन लो टेम्परेचर पे आयरन किया जाता है। इफेक्ट ऑफ ब्लीचिंग, माइल्ड ब्लीच यूज की जाएगी। यदि क्लोरीन ब्लीच इस पे यूज की गई है तो ये टर्न येलो हो जाता है और सेम रिएक्शन करता है जैसा कि दूसरा प्रोटीन फाइबर हमारा वूल ने किया था। मॉइस्चर ये इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए डाई किया जा सकता है। डिफरेंट कलर में आप डाई कर सकते हो और ब्राइट कलर, चमकीले कलर सिल्क के फाइबर से जो है उनसे बनने वाले गारमेंट्स के हमें मिल जाते हैं। बट सिल्क के साथ एब्जॉर्ब जो मॉइस्चर रीगेन करने वाली चीज है, उस प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है कि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब तो कर लेता है मॉइस्चर को, लेकिन वापस अपनी पुराने स्टेज में रीगेन करने में इसको टाइम लगता है। ऊपर से तो आपको ये नजर आ रहा है कि जैसे सिल्क सूख गया है, लेकिन अंदर के जो इसके रेशे हैं वो उसमें नमी रह जाती है, तो वो इसके अंदर मॉइस्चर रीगेन उतना अच्छा नहीं है सिल्क के अंदर, जितना कि हम कॉटन वगैरह फाइबर की बात करते हैं। तो अब आगे हम बढ़ते हैं इसकी कि इस पे कीड़े लगते हैं या नहीं लगते, फफूंदी लगती है नहीं लगती। अगर हाँ यूजुअली देखें तो सिल्क में नहीं लगेंगे, लेकिन वही बात है कि आप उसको अगर कहीं ना कहीं से उसमें मॉइस्चर रह गया है और अगर अंधेरा है और एयर वगैरह नहीं है तो फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है। आगे बढ़ते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ सिल्क की तरफ। आई होप आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं और कुछ नोट करते जा रहे हैं, बिकॉज इस सेशन के एंड में मैं असाइनमेंट देने वाली हूँ। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ सिल्क क्लोथ्स, ब्राइडल कलेक्शन में सिल्क का यूज किया जाता है। फॉर्मल वियर में जैसे आप देखेंगे उसमें भी इसका यूज होता है। मेंस वियर जो है, मेंस वियर के अंदर भी शर्ट भी बनती है, शेरवानी भी बनती है, स्टोल में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा ब्राइडल कलेक्शन में हम देखें तो लहंगे भी बनते हैं, साड़ी भी है, दुपट्टे भी हैं। एसेसरीज की बात की जाए तो आपके पाउचेस हैं, टाइज है, स्कार्फ्स हैं, बंडानाज हैं, वो इसके सिल्क के फैब्रिक के बनते हैं। अगर हम होम डेकोर की बात करते हैं तो होम डेकोर के अपहोल्स्ट्री आइटम्स जो भी हैं, कुशन कवर है वो इसके बनते हैं। इसके अलावा बेड कवर्स इसके बनते हैं। और जो पेंटिंग्स की जाती है यूजुअली अगर हम देखें कि मिनिएचर पेंटिंग, फट पेंटिंग, इन पेंटिंग्स की बैकिंग में भी इसको यूज किया जाता है। वॉल हैंगिंग में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक के आसपास पैराशूट्स में इसका बहुत अच्छे से यूज किया गया था। बाइसिकल टायर्स में इसका यूज किया जाता है और सर्जिकल सर्चर जो होता है मेडिकल पर्पस के, उसमें भी कुछ हद तक सिल्क का यूज किया जाता है, बिकॉज ये बहुत ही मजबूत है। आगे सिल्क के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट हमारा है मिनरल फाइबर एस्बेस्टस। मिनरल फाइबर एस्बेस्टस हमारा है। The word asbestos first used in the 1600s, ultimately derived from the ancient Greek meaning unquenchable और unextinguishable। देखिए जो एस्बेस्टस है, मैंने आपको जब एस्बेस्टस का इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था तब समझाया था कि एस्बेस्टस है, इसमें रस्ट प्रूफ है, फायर प्रूफ रेजिस्टेंस बहुत अच्छी होती है, इसके अंदर किसी तरह के कोई कीड़े नहीं लगते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है एस्बेस्टस जो है ये इसकी सरफेस अनचेंजेबल रहती है, परिवर्तित नहीं होती है। द नेम रिफ्लेक्ट्स यूज ऑफ सब्सटेंस फॉर wicks that would never burn up. The formation of asbestos fibers occurs as the minerals are transformed under intense heat and pressure. एस्बेस्टस बनता कैसे है? चट्टानों के बीच में जब बहुत ही हीट और प्रेशर आएगा तो एस्बेस्टस के फाइबर्स फॉर्म होना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद में जब ये मिनरल्स ठंडा होता है तो ये डिफरेंट 6 टाइप के जो है ये केमिकल कंपाउंड्स उससे ये बनता है। और ये हेयर लाइक फाइबर है, बहुत मजबूत फाइबर है।
Each larger fiber can separate into million or even billion of smaller fiber, a property known as being friable. The heating, cooling and crystallization process is what makes asbestos different than most other minerals. इसकी जो cooling और crystallization process है, heating है, वो इसको बाकी सारे mineral fiber से different बनाती है. Asbestos can be found naturally in almost 2/3 of the rock formation of the earth crust. हमारी पृथ्वी पे जो लगभग 2/3 जो रॉक्स है फॉर्मेशन है उसके बीच में हमें ये एस्बेस्टस मिल जाता है. अब आगे चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ. बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत रेशा है. High tensile strength. Asbestos fibers have a higher tensile strength than steel, meaning that asbestos infused cable have a higher pressure threshold before they break. इनको बहुत प्रेशर चाहिए जो केबल इनसे बनती होती है. जलती नहीं है, नॉन फ्लेमेबल. थर्मल स्टेबिलिटी, द थर्मल रेजिस्टेंस होता है इसमें. इसके अलावा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, केमिकल रेजिस्टेंस है. केमिकल लेबोरेटरी में जहाँ काम करना है वहां पर इससे रिलेटेड अगर आप ग्लव्स वगैरह जो भी यूज करेंगे इससे, इसके फाइबर से बने हुए, तो वहां पर वो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा केमिकल से इनके ऊपर. तो इस एस्बेस्टस में ये क्वालिटी है. आगे चले. Application of asbestos. One of the first companies to produce asbestos textile was John Manville, which began manufacturing the cloth in 1884. देखिए एस्बेस्टस जब स्टार्ट में पता चला था कि इस तरीके का है रेशा और इससे ये इसमें रेजिस्टेंस की, फायर को लेके, केमिकल को लेके, कीड़ों को लेके, जंग को लेके इतनी अच्छी प्रतिरोधक क्षमता है, तो उसके बाद में इसका 1884 के आसपास ये स्टार्ट हुआ. एस्बेस्टस वाज स्पन इन अ सिमिलर मेथड टू कॉटन. सेम जैसे कॉटन में स्पन किया जाता है वो सिमिलर मेथड में स्पन किया जाता है. Several textile mills that were built to process cotton were converted to asbestos textile factories in the early 1900 के आसपास. कई कॉटन जो मिल थी वो एस्बेस्टस मिल में कन्वर्ट हो गई इसके यूज को देख के, इसकी मजबूती को देख के और उसकी प्रॉपर्टीज को देख के. Asbestos fibers of different grades were mixed in a fiber blenders according to specification of the intended product. जो एस्बेस्टस में एक क्वालिटी क्या है कि डिफरेंट जो आपके अलग अलग फाइबर हैं उनके साथ भी बहुत इजीली ब्लेंड किया जा सकता है. एस्बेस्टस जो है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, जैसे बिल्डिंग such as roofing material, water supply lines, clutches, brake linings, gasket, pads of automobile यहाँ पर यूज किया जाता है. Protective garments often consisted of coats, gloves, legging and apron. जो प्रोटेक्टिंग, जैसे कोई जहां काम कर रहा है जहां आग से बहुत ज्यादा काम हो रहा है, जहां केमिकल से बहुत ज्यादा काम हो रहा है, तो उस जगह के पे प्रोटेक्टिव गारमेंट के रूप में यूज किया जाएगा. और वहां पे ये ग्लव्स हो गए, आप उसके लेगिंग्स हो गई, एप्रन्स हो गए, इनके रूप में यूज किया जाएगा. ऑक्यूपेशन वेयर एस्बेस्टस एक्सपोजर फ्रॉम टेक्सटाइल, क्लोथ एंड गारमेंट इज कॉमन इंक्लूड इंजीनियर्स यूज कर सकते हैं, फायर फाइटर्स हैं, ग्लास वर्कर्स हैं, शिप बिल्डर्स हैं, स्टील मिल वर्कर्स हैं. ये लोग जो हैं ये एस्बेस्टस से रिलेटेड गारमेंट का यूज करते थे. नाउ पीपल, अब क्या है, नाउ पीपल रिकॉग्नाइज द हेल्थ हैजार्ड दैट एस्बेस्टस डज पोजेस एंड इट इज बैंड और स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड इन मेनी कंट्रीज. बहुत सारे देशों ने एस्बेस्टस को बैंड कर दिया गया है क्योंकि एस्बेस्टस से जो डस्ट निकलती है वो लंग्स के बहुत सारी सीवियर डिजीज दे देती है. Inhalation of asbestos fiber can lead to various serious lungs condition including asbestosis and cancer. कैंसर जैसी डिजीज हो जाती है इससे. इसलिए एस्बेस्टस का जो यूज है वो जो यूज 1900 के आसपास स्टार्ट हुआ था वो बिल्कुल डाउन होके बहुत बहुत कम हो चुका है और बहुत सी कंट्री में एस्बेस्टस का यूज करना बैन है. The use of asbestos in manufacturing cloth and garment declined due to the toxic nature of the mineral. इस मिनरल की टॉक्सिक नेचर की वजह से, विषैले पदार्थ निकलने की वजह से इसका जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ में यूज स्टार्ट हुआ था बहुत बहुत ज्यादा वाइड रेंज में जो बनने लगा, यूज होने लगा था, वो इसका कम हो गया है. कुछ एक देखिए इस तरीके के गारमेंट आप देखें जो आपके हीट से रिलेटेड यूज किए जाते हैं माइक्रोवेव वगैरह में पहनने के लिए. ये देखिए ये इन सब गारमेंट्स में एस्बेस्टस का यूज किया गया होता है, बट बहुत सारी जगह पे अब इसका यूज बंद हो गया है. एस्बेस्टस के बाद आगे बढ़ते हैं हम
रेयन की तरफ। रेयन इज अ मैन-मेड रीडेवलप्ड सेलुलोज फाइबर। रेयन जो है ये मैन-मेड फाइबर है और ये सेलुलोज फाइबर सेलुलोज से ही बनाया गया है। रेयन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स। रेयन इज अ सेमी सिंथेटिक और आर्टिफिशियली फाइबर। रेयन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेम विस्कोस रेयन एंड आर्ट सिल्क इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। रेयन जब स्टार्टिंग में बना तो इसको आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाने लगा, क्योंकि इसकी जो लस्टर है वो सिल्क के समान ही होती थी, तो इसको आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाने लगा है। और रेयन फाइबर इज सिंथेटिक टेक्सटाइल मटेरियल व्हिच इज फुल्ली द कलेक्शन ऑफ सेलुलोज एक्वायर्ड फ्रॉम कॉटन लेंटर्स और फ्रॉम द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ ट्रीज सच एज स्प्रूस। देखिए जो रेयन फाइबर है वो सिंथेटिक टेक्सटाइल मटेरियल है, जो कि इसका आधार क्या मिलता है, सेलुलोज। सेलुलोज कहाँ से, कॉटन लेंटर से। और उसके अलावा क्या हो गया, लकड़ी की जो लुगदी है या फिर बांस है, इनसे जो पदार्थ मिलेगा उसको यूज करके रेयन बनाया जाता है। रेयन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1900 अप्रॉक्सीमेटली, सिंस इट हैज बीन यूज्ड इन सेवरल टेक्सटाइल फील्ड्स। 1900 में जब ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद से टेक्सटाइल फील्ड में बहुत अधिक इसका यूज किया जाने लगा है। अगर हम कहें रेयन की, तो गारमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कैप्चर रेयन ने अकेले ने किया हुआ है। वो इसकी एक क्वालिटी क्या है कि किसी भी फाइबर के साथ बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। उसके अलावा उस फाइबर की जो मेन प्रॉपर्टीज है वो भी रेयन के साथ मिक्स हो जाती है, तो वो जिस यूटिलिटी के लिए आपको यूज करना है उसके लिए बहुत ही अच्छा गारमेंट बन सकता है। Very first rayon was called artificial silk because it is in filament form, क्योंकि फिलामेंट फॉर्म में सबसे पहले रेयन को प्राप्त किया गया, तो इसे आर्टिफिशियल सिल्क की भी नाम दिया गया। लेकिन हाँ, ये दिखता है सिल्क के तरीके से, लेकिन सिल्क का तो कंपाउंड ही डिफरेंट है। सिल्क का कंपोजिशन तो प्रोटीन है और इसका है सेलुलोज, तो वहां पर ये दोनों डिफरेंट है। काइंड्स ऑफ रेयन आर रीजनरेटेड सो इसमें कौन कौन से हैं, नाइट्रोसेलुलोज, विस्कोस और कुप्रामोनियम। नाइट्रोसेलुलोज कम यूज होता है क्योंकि एक्सपेंसिव पड़ता है, ये नाइट्रोसेलुलोज रेयन। कुप्रामोनियम रेयन क्योंकि उससे एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, इसलिए कम यूज होता है। और अभी जो गारमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है विस्कोस रेयन। ठीक है, आगे इसके अलावा जो दूसरा है, ये देखिए, ये जो फर्स्ट रीजनरेटेड है, ये तो पूरा जो बना है ये आपका सेलुलोज ही बेस्ड है। और ये एसीटेट सेलुलोज जो है, एसीटेट और ट्राई एसीटेट, ये प्रोसेस सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर आता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। हमारे इंडिया में बात करें तो ग्रेसिम of India is the major producer of viscose rayon in the world, which is claiming approximately 24% market share. 24% मार्केट शेयर जो है ग्रेसिम, जो एक कंपनी है इंडिया की जो विस्कोस रेयन प्रोड्यूस करती है। हाई डेंसिटी रेयन मेनली इंडस्ट्रियल यूज में यूज किया जाता है, लाइक कॉर्ड हो गई, इसकी टायर्स हो गए। और आगे हम बढ़ते हैं रेयन की प्रॉपर्टीज की तरफ। बेस फॉर रेयन फाइबर इज सेम एज वेजिटेबल फाइबर्स। सो क्या था उसका बेस वेजिटेबल फाइबर्स का, सेलुलोज, तो रेयन का बेस भी सेलुलोज है। स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस यूनिफॉर्म होता है क्योंकि मैन मेड है, तो बीच बीच में गांठे, कहीं से मोटा होना कहीं से पतला होना, वो तो आप क्योंकि स्पिनरेट में उस घोल को, सोल्यूशन को तैयार करके, और स्पिनरेट जो कि आप प्लेटिनम का बना होता है उसके छिद्रों में से निकाला गया है। तो एक तो डायमीटर आप जैसा चाहें, जो छेद का साइज होगा उस अकॉर्डिंग मिल जाएगा, और दूसरी बात उसका डायमीटर पूरे फाइबर का सेम ही रहेगा। और इसकी जो लस्टर है, चमक है, वो ग्लास लाइक लस्टर होती है। जितने भी हमारे सिंथेटिक फाइबर हैं, मैनमेड फाइबर हैं, वो सारे हमारे फिलामेंट फॉर्म में ही है, हम जितनी चाहें उनको उतनी लंबाई का काट सकते हैं। उसके अलावा रेयन जो है वो सॉफ्ट है और स्किन के लिए कंफर्टेबल है, और स्किन के लिए इसका फील बिल्कुल वैसा ही है जैसा नॉर्मली आपका नेचुरल फाइबर्स का है, स्किन फ्रेंडली है। ये हैज ए मॉडरेट ड्राई स्ट्रेंथ एंड एब्रेशन रेसिस्टेंट। इसमें रेयन के रेशे के अंदर भी जो हमने सिल्क में बात की थी वो है कि ये एब्जॉर्ब करने के बाद में इसके रेशे ऊपरी सतह पर तो लगता है कि हाँ सूख गया है, लेकिन अंदर की तरफ इसके जो रेशे हैं वो नमी को पकड़ के रखते हैं। और एब्रेशन रेसिस्टेंस भी इसके अंदर कम होती है, घर्षण का जो प्रभाव, जो से बचने की जो इसमें शक्ति है वो कम होती है।
मॉडरेट क्रीज रेसिस्टेंट, क्रीज रेसिस्टेंस जो है वो डिपेंड कर रही है कि आपका ये विस्कस रेयन का बना है, एसीटेट रेयन का बना है, तो उसमें क्रीज रेसिस्टेंस कम होगी विस्कस रेयन के अंदर। विस्कस रेयन में क्रीज इजीली पड़ जाएगी, इसकी जगह अगर एसीटेट है तो उसमें क्रीज रेसिस्टेंस अच्छी होगी। आगे हम बताए लॉसेस 40 to 70% स्ट्रेंथ इन वेट कंडीशन। जब ये गीली अवस्था में होगा तो लगभग इसकी अपनी जो मजबूती है वो 70% जो है वो कम हो जाती है गीली अवस्था में इसकी। Rayon is very soft, cool, comfortable and very good absorbent property, but couldn't be able to protect body heat and used in humid, steamy climate conditions. लेकिन body heat को protect नहीं कर सकता, इसलिए जो humid climate है, steamy, वहाँ इसको use किया जाएगा। और इसमें rayon के अंदर क्या है कि डिफरेंट फैब्रिक के साथ में जब इसको ब्लेंड किया जाता है तो कहीं ना कहीं इसकी अपनी प्रॉपर्टीज तो है ही, साथ में वो दूसरा वाला जो फाइबर है उसकी प्रॉपर्टीज भी इसके साथ मिक्स हो जाती है, तो उस पर ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। गुड इलास्टिसिटी होती है एंड जैसा कि मैंने अभी रिंकल रिकवरी की, इसमें ट्राइएसिटेट जो रेयन है उसमें रिंकल रिकवरी है, लेकिन विस्कोस रेयन में रिंकल रिकवरी नहीं है। एब्जॉर्बेंस एंड मॉइस्चर रिगेन सेम एज सिल्क है। यूजुअल रेयन फाइबर्स रिकमेंडेड केयर फॉर ड्राई क्लीनिंग पर्पस ओनली। रेयन को ड्राई क्लीन ही किया जाए तो बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर एब्रेशन और ये जो रेसिस्टेंस है वो अच्छी नहीं होती है, तो उसको ड्राई लॉन्ग लाइफ के लिए ये प्रेफरेबल है कि आप इसको ड्राई क्लीनिंग ही करेंगे। देखिए अभी हमें रेयन के बारे में पढ़ा हमने, आगे हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेयन। प्रॉपर्टीज के बाद application, rayon typically has an elevated luster quality giving it a brilliant gloss। जहां भी सिल्क जैसा आपको लुक वाला फैब्रिक चाहिए जो आपकी कॉस्ट के अंदर आए तो वहां पर रेयन को यूज किया जाएगा। Rayon fibers are used in apparel industry such as aloha shirts, blouses, dresses, jackets, आपके लॉन्ड्रीज, स्कार्फ, सूट्स, टाई, हैट, सॉक्स सभी में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ होम फर्निशिंग आइटम हो गए आपके, जैसे बेड स्प्रेड हो गया, बेड शीट हो गई, विंडो कवर हो गया, अपहोल्स्ट्री है, इसमें भी इसका यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज किया जाता है। मेडिकल और सर्जरी प्रोडक्ट्स, नॉन वोवन आइटम्स, कुछ हद तक टायर्स हैं, अदर यूजेस लाइक डाइपर्स, टॉवल्स, फेमिनाइन हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं, उसमें भी रेयन का यूज किया जाता है। रेयन के बाद में आगे बढ़ते हैं हम सिंथेटिक फाइबर नायलॉन की तरफ। A tough, lightweight, elastic synthetic polymer with a protein-like chemical structure, able to produce as filament sheet or molded objects. Nylon was the first commercially successful synthetic thermoplastic polymer. ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है नायलॉन जो है आपका, और ये टफ, लाइट वेट है, इलास्टिक सिंथेटिक पॉलीमर है, जिसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो सॉरी एक्सक्यूज मी हाँ, नायलॉन थर्मोप्लास्टिक फाइबर है आपका, ठीक है। और नायलॉन अगर हम देखा जाए तो इसमें नायलॉन की प्रॉपर्टी की तरफ हम बढ़े। सिंथेटिक फाइबर है, केमिकल नेम इज पॉलीअमाइड है। आपने देखा पॉलीअमाइड का मैंने जो आपको फ्यूजिंग टर्म, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी जब पढ़ाया था तब हमने आपको ये सारा चीजें बताई थी कि पॉलीमाइड, पॉलीथिलीन और ये सारी चीजें जो फ्यूजिंग का बेस मटेरियल में यूज की गई थी, तो इसी की बात की जा रही थी। थर्मोप्लास्टिक फाइबर है, इसका केमिकल नेम है पॉलीअमाइड है,
और क्योंकि सेम मैनमेड फाइबर है तो ट्रांसपेरेंट है, फिलामेंट है, डायमीटर इसका यूनिफॉर्म है, जैसा भी आप बनाना चाहो वैसा इसका डायमीटर है। और अगर इसको हम इनका ग्रुप ऑफ रिलेटेड केमिकल कंपाउंड की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन का यूज किया गया है। और इसके बाद में अगर हम बढ़ते हैं हाईली स्ट्रॉन्ग फाइबर इन एब्रेशन रेसिस्टेंस, इसका घर्षण के प्रति जो है वो बहुत अच्छा ये रेसिस्टेंस होता है। रगड़ का प्रभाव इस पे इतना अच्छा, रगड़ का प्रभाव इसके ऊपर बहुत ज्यादा अधिक नहीं पड़ता है। यही रीजन है कि इसको हैंडल करना, धोना वगैरह बहुत ही आसान होता है। और ये बहुत मजबूत फाइबर है, बहुत मजबूत फाइबर है। इनफैक्ट इसका गारमेंट आपका कितना भी पुराना हो जाए तो नायलॉन से बने गारमेंट की मजबूती कम नहीं होती है। जितने भी फाइबर्स अभी हमने डिस्कस किए अब तक, उसमें हाईएस्ट फ्रिक्शन रेसिस्टेंस नायलॉन के अंदर होता है। इसका डायमेंशन स्टेबिलिटी जैसा है वैसी ही रहेगी। इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है और तुरंत रिकवर हो जाता है। नायलॉन से बने गारमेंट जो होते हैं, आप कितना भी खींच लो, छोड़ देने के बाद में विद इन सेकेंड वो अपने पुराने रूप में वापस आ जाते हैं। बहुत इजीली वॉश किया जा सकता है, हल्का सा रब करो साफ हो जाएगा। और जल्दी इसकी जो सरफेस है उसकी वजह से जल्दी गंदा भी नहीं होता है। माइल्ड ब्लीच, बिल्कुल हल्की ब्लीच इस पे की जा सकती है और ये इस पे ना तो फफूंदी लगती है और ना ही इसके ऊपर कीड़े लगते हैं। इसके अलावा जो पसीने का भी प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है। जिस जगह पे भी आपकी बॉडी में आपने इसको पहना और पसीने आ रहे हैं तो आपका कपड़ा वहां से नहीं गलेगा। और इसके अलावा इसको एसिड से रह के इसका कोई रेसिस्टेंस नहीं होता है। जो अम्ल है वो, अगर अम्ल में ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं नायलॉन से जो बने हैं। अब हम आगे बढ़े, इसका एप्लीकेशन ऑफ नायलॉन। नायलॉन was first used commercially in a nylon bristle toothbrush in 1938। नायलॉन का सबसे पहले 1938 में टूथब्रश में यूज किया गया था। उसके बाद में फॉलोड मोर फेमसली इन वुमेन्स स्टॉकिंग्स और nylons which were shown at the 1939 New York World's Fair and first sold commercial 1940s। 1939 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में देखे गए, वहां बिके और उसके बाद में कमर्शियली 1940 के आसपास ये बेचे जाने लगे। Almost all nylon production was diverted to the military for use in parachutes and parachute cord। उसके बाद में ज्यादातर जो nylon production था वो military use like parachutes हो गया, parachute cord है, उधर की तरफ डाइवर्टेड हुआ। उसके बाद में अगर नायलॉन पॉलीमर्स है फाउंड सिग्निफिकेंट कमर्शियल एप्लीकेशन फैब्रिक एंड फाइबर्स लाइक अपैरल है, फ्लोरिंग, रबर है, रिइंफोर्समेंट के लिए यूज किया जाता है। इसमें कुछ गारमेंट तो क्या बने होंगे, कंप्लीट नायलॉन के ही बने होंगे, कुछ ब्लेंडेड के बने होते हैं और कहीं कहीं पे जगह नायलॉन के धागों को केवल जॉइंट्स के लिए, रिइंफोर्समेंट्स के लिए यूज किया जाता है। आप ये देख रहे हैं इसमें जैसे रस्सी है, इसमें नायलॉन्स का यूज किया जाता है। आपके गारमेंट में सॉक्स है, स्टॉकिंग्स हैं, टी शर्ट्स वगैरह हैं, इस तरीके के जो स्टॉकिंग्स के आपके जो फ्लावर्स हैं ये इसमें नायलॉन का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा सिंथेटिक जो फाइबर है वो है स्पेंडेक्स। स्पेंडेक्स फाइबर, स्पेंडेक्स, लाइक्रा और इलास्टीन is a synthetic fiber known for its exceptional elasticity, highest elasticity। अभी हमने जब नायलॉन की बात की थी तो हमने क्या कहा था, हाईएस्ट एब्रेशन रेसिस्टेंस, सबसे अधिक मजबूत, बहुत अधिक मजबूत है, लेकिन उसके अंदर मॉइस्चर को वापस से रिगेन करने की उतनी कैपेसिटी नहीं है। सिंथेटिक स्पेंडेक्स की जब हम बात करें, इट्स पॉलीयूरिया copolymer that was invented in 1958 by chemist Joseph Shivers at DuPont's Bengal laboratory in Vanceboro। वेंसबोर में 1958 में सबसे पहले इन्वेंटेड किया गया था। फैब्रिक आर नेवर मेड ऑफ 100% स्पेंडेक्स। स्पेंडेक्स से, केवल स्पेंडेक्स से 100% रेशा स्पेंडेक्स का यूज किया जाए, ऐसे फैब्रिक नहीं बनते क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं होंगे, क्योंकि इसमें हाईएस्ट इलास्टिसिटी होती है स्पेंडेक्स में। स्पेंडेक्स को आप आज की बोलचाल की भाषा में लाइक्रा के नाम से जानते हो, ठीक है। बाकी लाइक्रा जो है वो स्पेंडेक्स ही है। तो आगे हम स्पेंडेक्स की मेजर प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। स्पेंडेक्स इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल देन नेचुरल रबर। स्पेंडेक्स है वो मजबूत है और नेचुरल रबर जो प्राकृतिक रबर मिलता है उससे बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है।
Spandex yarn can be combined with the spun or filament yarns to produce a wide spectrum of knitted, woven and non-woven products. Spandex yarn है वो spun करके filament yarn के साथ में आपको अलग अलग उनके साथ में कंबाइन किए जा सकते हैं, कॉटन के साथ कंबाइन किए जा सकते हैं, आपका लिनन किसी के साथ भी कंबाइन करके आप उसको निटेड, वोवन, नॉन वोवन किसी भी तरीके के प्रोडक्ट्स में बना सकते हैं। ये फिलामेंट यार्न है, लो इन वेट विद डल लस्टर, लस्टर डल होगी और वेट भी कम होगा। टेंसिटी और स्ट्रेंथ, पुअर स्ट्रेंथ बट ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ तो कम है, मजबूत उतना नहीं है, बट फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। रेजिलेंसी, प्रत्यास्थता बहुत अच्छी है, लो हीट कंडक्टिविटी होती है इसके अंदर। इट टर्न्स येलो एट टेम्परेचर हायर देन 150 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लूजेस प्लास्टिसिटी। अगर 150 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा इसको गर्म टेम्परेचर मिलेगा तो इसका जो इलास्टिसिटी है वो खराब हो जाएगी। यही कारण है कि हम लोगों को जब भी हमारे जो गारमेंट्स हैं जिनमें जहां जहां भी एरिया पे इलास्टिक होता है वहां पे रिकमेंडेड है कि यहाँ पे आयरन नहीं करेंगे। आप जब अपने गारमेंट्स को खरीदते और वॉश केयर लेवल इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे और जिस में भी स्पेंडेक्स या लाइक्रा का परसेंटेज ज्यादा है वहां पे स्पेशल मेंशन किया होगा कि डू नॉट आयरन, ठीक है। और बिलो टेम्परेचर जितना है वो मेंशन किया हुआ होता है वॉश केयर के ऊपर। क्रीज रेसिस्टेंसी इसमें वेरी हाई है, फील करने पे, छूने पे ये आपको सॉफ्ट लगता है। आगे अब हम इसके यूजेस देखते हैं। सॉरी, एक इसकी प्रॉपर्टीज कंटिन्यू है। मॉइस्चर रीगेन इन एब्जॉर्मेंट वेरी लो है। इफेक्शन फ्रिक्शन नॉट मच इफेक्टेड नहीं होता, आप इसको बहुत इजीली वॉश कर सकते हो। इफेक्ट ऑफ ब्लीचिंग, ब्लीच किया जा सकता है। इफेक्ट ऑफ सनलाइट एंड एक्सपोजर ऑफ एनवायरमेंट एक्सपोजर, इससे ये फ्रेंडली है, बट बहुत अधिक सनलाइट में एक्सपोजर रहेगा तो फेड हो जाता है। गुड इंसेक्ट एंड मॉथ रेसिस्टेंस, कीड़े नहीं लगते इस पे भी, और एल्कली से नष्ट हो जाता है। एसिड से तो बहुत अच्छी इसकी प्रतिरोधक क्षमता है, लेकिन एल्कली से इसके रेशे खराब होने लगते हैं। पसीने के प्रति इसकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बहुत अच्छी है, और डाई बहुत इजीली किया जा सकता है, इसको अलग अलग रंगों में रंगा जा सकता है, और घर्षण के प्रति प्रतिरोधकता इसमें अच्छी होती है। अब एप्लीकेशन ऑफ स्पेंडेक्स हम देखें, आप जितनी भी आजकल लेगिंग्स देखते हो उसमें सब में आपका स्पेंडेक्स होता है। स्पेशली जितने भी स्किन टाइप गारमेंट्स हैं फॉर क्लोथिंग, उसमें ये पॉलिस्टर और कॉटन के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। इसकी एक्सेसरीज आप चारों तरफ देखते हो, जैसे कि लाइक आपका क्या क्या एक्सेसरीज में क्या क्या हो सकती है, आपकी जो ग्लव्स हैं, आपके सॉक्स हैं, ये सारे आपके एक्सेसरीज जो हैं ये इसकी यूज की जाती है। इसके अलावा एथलेटिक्स के अंदर है, आपका बॉडी सूट्स है, स्विम वियर हो गए हैं, उसमें यूज किया जाता है। और जहां जहां भी आपके लिम्ब मूवमेंट्स हैं जैसे और जॉइंट्स के जैसे मूवमेंट्स हैं, उस एरिया पे स्पेंडेक्स से बने कपड़े का यूज कर सकते हो। आपके बॉटम्स हैं, आपके ट्रैक सूट्स हो गए हैं, इसके अलावा आपकी लेगिंग्स हो गई हैं, आपकी स्किन टाइट जो जीन्स होती है ना, स्किनी फिट जो होती है, उसमें भी स्पेंडेक्स यूज किया जाता है। तो ये आपका इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, हाईएस्ट इलास्टिसिटी। ये आपके बॉडी के अकॉर्डिंग शेप ले लेंगे और उसके बाद आप जब का बॉडी को मूवमेंट हो रहा है तो बहुत इजीली आप मूवमेंट आसान हो जाता है। तो ये स्पेंडेक्स। उसके बाद में हम स्पेंडेक्स के बारे में पढ़े। टुडे मोस्ट क्लोथ containing spandex end up as non-recyclable waste once they have been worn out, as fabric blend containing spandex are difficult to recycle. This contributes to the pollution of the environment. अगर आपने एक वर्ड टर्म अगर आपने सुनी होगी, फैशन पोल्यूशन, स्पेंडेक्स से बने जो गारमेंट्स हैं वो फैशन पोल्यूशन का सबसे हाईएस्ट रीजन है। क्योंकि स्पेंडेक्स के जो गारमेंट आप पहनते हो, लाइक्रा से बने हुए जो गारमेंट हैं वो एक्चुअली रिसाइकल नहीं हो सकते हैं, उनको दोबारा बना के दूसरे चीजों में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता, तो ये एनवायरनमेंट को पोल्यूशन करते हैं। व्हेन क्लोथ्स आर वॉश्ड, hundreds or thousands of microfiber are released into the wastewater, ending up in the ocean, and if clothes contain plastic then they will cause microplastic pollution. भाई स्पेंडेक्स को तो आप किसी के साथ भी ब्लेंड करके बना सकते हो ना, यदि आपके गारमेंट में प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक या इस तरीके के कोई फाइबर के साथ में बना है और ये रिसाइकल हो नहीं पाएगा, तो ये फिर ऐसे की ऐसे अर्थ के ऊपर वेस्ट वाटर के रूप में रह के और ये हमेशा के लिए रह जाता है और ये पोल्यूशन को बनाता है। तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली तो बहुत अधिक इसको नहीं कहेंगे। आगे हम पढ़े हैं हमारे दूसरे जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स कौन से हैं, जैसे पॉलिस्टर है।
पॉलिस्टर आप डिफरेंट कलर्स में देखोगे, अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है। पॉलिस्टर आपको सस्ता है, कंपैरेटिवली चीप है, महंगा नहीं पड़ता है ये। और इसके अलावा आपका है ऑर्लोन है, डेक्रॉन है, डेक्रॉन के अलावा आपका एक्रेलियन, डायनील, क्रिस्टलिन, फाइबर ग्लास है, ओलिफिन है। ओलिफिन पेट्रोलियम उत्पाद से बना है और ये पानी के ऊपर तैरता है, ये इतना हल्का है, पानी से भी ज्यादा हल्का है। उसके अलावा है आपका फाइबर ग्लास फैब्रिक फाइबर ग्लास फैब्रिक है जो कि मजबूत रेशा है और ये बहुत ही मजबूत रेशा है। और फाइबर ग्लास का यूजेस जो है ये स्लिप चिकना है, बिल्कुल शाइनी है, और लेकिन इसके अंदर क्या है, रेजिलेंसी नहीं होती है, इसलिए इसके जो हाई ब्रेकेबल स्ट्रेंथ रहती है इसमें, इसको स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर कहा जाता है। इसके अंदर हालांकि रेजिलेंसी नहीं है, बट फिर भी इसके अंदर क्या है, रिंकल रिकवरी बहुत अच्छी होती है फाइबर ग्लास फैब्रिक के अंदर। तो ये अब हम देखें कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार उसको देख लेते हैं। आज हमने स्टार्ट किया था सिल्क से लेकर। सिल्क में हमने देखा कि सिल्क कौन कौन से तरीके के होते हैं और किस तरीके से सिल्क कोकून को से प्राप्त की जाती है। उसके बाद में हम आगे बढ़े थे सिल्क की प्रॉपर्टीज की तरफ, कि मेजर प्रॉपर्टीज सिल्क की क्या हैं, और सिल्क नेचुरल फाइबर्स में ओनली ऐसा फाइबर है जो कि फिलामेंट है। उसके बाद में हम आगे बढ़े, सिल्क के बाद में हमने सिल्क के यूजेस पढ़े कि आज के उसमें सिल्क का कैसे यूज किया जाता है। और सिल्क इज द क्वीन ऑफ फाइबर, जैसे कॉटन को किंग ऑफ फाइबर कहा जाता है, वैसे सिल्क को क्वीन ऑफ फाइबर कहा जाता है। और आज भी सिल्क की जैसी इसकी स्टार्टिंग में जगह थी, वही आज भी सिल्क की जगह है। ये सबसे प्रीशियस फाइबर जो कहेंगे वो सिल्क को कहा जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा एस्बेस्टस है, एस्बेस्टस के बारे में। यहाँ मैं एक चीज और बता दूं, एस्बेस्टस के साथ में पुराने जमाने से सोने चांदी के तारों को भी गारमेंट में यूज किया जाता रहा है, बट कंप्लीट गारमेंट ना उसको उसके साथ में यूज किया गया है। बट हाँ, अभी इतना बहुतायत में यूज नहीं है, तो हमने केवल आपको आज एस्बेस्टस यहाँ समझाया है। एस्बेस्टस के बारे में मेजर प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, एप्लीकेशंस हमने बात की, और इसका क्यों यूज कम हो गया है हमने आपको वो भी बताया कि इसका यूजेस एस्बेस्टस का जितना बहुत तेजी के साथ में इसके शुरुआती दौर में हुआ था, तो अब इसका यूज नहीं है, कम हो गया है। उसके बाद में हमने रेयन, जो कि आज के टाइम में बहुत यूज किया जाता है। जो बच्चे भी अभी हमने डीएसटी में भेजे थे, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आप लोग गए होंगे, आपने देखा होगा कि गारमेंट इंडस्ट्री में वहां आपके पास जितने भी वर्क में गारमेंट बन रहे थे, उसमें 70% जो कपड़े का कैप्चर है वो रेयन नहीं किया हुआ है। तो उसके बाद में हमने रेयन की प्रॉपर्टीज को समझा। रेयन के बाद में हम आगे बढ़े नायलॉन, नायलॉन के बाद में नायलॉन का एप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज, आफ्टर दैट स्पैंडेक्स, उसकी प्रॉपर्टीज, और आज के टाइम में स्पैंडेक्स का भी लेगिंग्स और जो स्किनी फिट गारमेंट्स है उसमें बहुत यूज होता है, और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली क्यों नहीं है ये भी हमने देखा। और कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर हैं जो जिनके हमने जस्ट एक आपसे केवल नेम डिस्कस किया है। आगे जो आने वाले सेशंस होंगे उसमें, नेक्स्ट सेशन में तो नहीं, नेक्स्ट में मैं फैब्रिक फिनिशेस लेने वाली हूँ। उसके बाद किसी सेशन में मैं आपको ये सारे जो फाइबर्स हैं इनकी थोड़ी सी डिटेलिंग जरूर बताऊंगी। सो आई होप आज का सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा, और आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं या कुछ ऐसी है जो आपको पूछना हो, वो आप अपने उसमें चैट बॉक्स में लिख दीजिए या मुझे मेल कर दीजिएगा, और कॉपी पेन लेके फटाफट से आप असाइनमेंट लिखिए, जो असाइनमेंट आपको मंडे मेल करना है मुझे, ठीक है। मेल आईडी मैं एक बार दोबारा दिखा देती हूँ, ये देखिए, sonu.gia@gmail.com, ये मेरी मेल आईडी है, और इसमें नीचे फोन नंबर भी दिया हुआ है।